वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई एम रीना। आज हम लोग बात करने वाले हैं द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र। यस, इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया और आप सभी बच्चों के दिल की धड़कन है ये कॉलेज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए इस कॉलेज के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट्स होंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बॉयज की, गर्ल्स की मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, वहां पर आपकी जो कट ऑफ का ट्रेंड है फ्रॉम 2019 टू 24 वो क्या रहा है। देन उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ST SC कैटेगरी की क्या वहां पे उनको बेनिफिट मिल सकता है, और उसके साथ में कुछ जनरल FAQs जो कि आपको पता ही होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चों, इस वीडियो में जो मेडिकल से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड हम बात करेंगे वो आपने आज दिन तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा। मैं ये डैम श्योर हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस AFMC को देखते हैं ना, मुझे लगता है सभी बच्चों के अंदर से ना बिल्कुल एक प्राउड वाला मोमेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे ऐसे बच्चों को ये तैयार करते हैं जो कि नेशन को सर्व करेंगे, राइट। सो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। तो AFMC में क्या सिर्फ MBBS ही पढ़ाया जाता है? नहीं बच्चों, बाकी कोर्सेज में है, लाइक नर्सिंग, सुपर स्पेशलिटी, पैरामेडिकल। लेकिन आज हम जो बात करेंगे दैट वी विल डिस्कस ओनली ऑन MBBS, राइट। सबसे पहले कब इसकी स्थापना हुई थी? दैट वाज इन 1948। लेकिन MBBS जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 4 अगस्त 1962 में, राइट। और ये किससे एफिलिएटेड है? ये NMC से एफिलिएटेड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके अंडर में आता है ये, राइट। सो बेसिकली जो कोर्सेज है वो सेम होता है जैसे आपका बाकी MBBS होता है। 4.5 साल का आपका कोर्स होता है, 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है, राइट। और इसमें जो स्टाइपेंड का अमाउंट आप सुनोगे ना, जो आपको सैलरी मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है पूरे इंडिया में, राइट। सो वो भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है तो उस केस में 5 गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, जो कि लेट्स से आप इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आप क्या है कहीं पे बाहर चले गए हैं, तो उस केस में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि क्या है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इश्यू हो, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है 5 सीट्स के लिए, तो आप एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज जो रेस्ट 145 सीट्स होती है हमारी, वो इंडिया के सिटीजन्स मतलब इंडिया के बच्चों को ही मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मस्ट बी अनमैरिड, ठीक है। और ना ही आपको कोई कॉलेज में पसंद आ जाती है तो आप ड्यूरिंग द कोर्स कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट होने के बाद ही करना है, राइट। सो दैट मीन्स अनमैरिड होना कंपल्सरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेडिकली फिट। ये क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होंगे, 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद में एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप जिस टाइम एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी 17 ईयर्स तो आपकी एज होनी ही चाहिए एडमिशन के टाइम, और मैक्सिमम 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोस्पेक्टस है बच्चों, ये 2023 का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ईयर्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 24 का वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। कुछ अगर चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली मैं वो चेंजेस भी साथ के साथ पोस्ट कर दूंगी। तो आप अगर जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाली है टाइम टू टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब आप 12th का एग्जाम देते हैं तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए, एंड 50% मार्क्स आपके साइंस सब्जेक्ट में ईच होने चाहिए। मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हमने यहाँ पे एग्रीगेट की बात की है ना, कि आपके इतनी परसेंटेज होनी चाहिए मिलाकर, लेकिन कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें 50% आना तो कंपलसरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। एग्रीगेट 60% एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50%। Similarly, English may be not less than 50%, and also pass in English
एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में भी आपके मैथमेटिक्स होनी चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि कई बार कई बोर्ड्स में ऐसा होता है जिनके पास में 10th में मैथमेटिक्स नहीं होती है, तो उस केस में उन बच्चों को क्या फॉलो करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या क्लॉजेस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ किसी बच्चे ने 12th का एग्जाम दिया या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम दिया है, तो उसमें उसके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट होने चाहिए और प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए उसके साइंस के सब्जेक्ट्स में, जो जनरली हमारे स्कूल्स में होता है। सेकंड केस क्या है? द प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। कई जगह पे टर्मिनोलॉजीज अलग यूज की जाती है, तो उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है विद अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एट हायर लेवल, और उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री, मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने मान लो 12th क्लास से इन सारे सब्जेक्ट से नहीं किए, लेकिन वो कोई 3 ईयर की डिग्री कर रहा है, तो उस केस में फर्स्ट ईयर में आपके वो चारों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। और साइंस में उसके प्रैक्टिकल टेस्ट होने चाहिए साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में। फोर्थ पॉइंट क्या है? सीनियर सेकेंडरी ऑफ आईएससी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट से अगर किसी बच्चे ने 12 इयर्स तक वहां पे स्टडी की है, तो लास्ट के 2 इयर्स में उसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके साथ में कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। तो अगेन सेम ही पॉइंट आ गया, बस यहाँ पे जो बोर्ड अलग है उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी बच्चे ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर उसकी हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास पास की है, तो अगेन उसके पास में इंग्लिश हायर लेवल पे होना चाहिए, मतलब 12th क्लास में इंग्लिश होनी चाहिए, और उसके साथ में क्या होना चाहिए? एनी वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन और मॉडर्न फॉरेन और क्लासिकल लैंग्वेज, इन तीनों में से जो भी वो बच्चा चूज करता है वो, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, और कोई भी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, ये होना चाहिए। देन उसके बाद में एनी अदर एग्जामिनेशंस, अगर और भी कोई अदर टर्मिनोलॉजीज या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कि 12th के बराबर है, ठीक है, तो वो हो सकता है, कंसीडर हम कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, और साइंस के सब्जेक्ट्स में आपके क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में बीएससी एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, तो उस केस में उसके 2 सब्जेक्ट तो कम से भी कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से 2 सब्जेक्ट तो कोई ना कोई होने ही चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा अगर बीएससी कर रहा है तो उस केस में फर्स्ट ईयर में उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एंड फर्दर दैट ही शी हैज पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब 12th जो है उसने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है 12th उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से की होनी चाहिए। मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें सेम रहेंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे कि आपके साइंस के सब्जेक्ट में एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए, ईच सब्जेक्ट में आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की लास्ट पॉइंट की, जो कि ये है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है कि अगर कोई कैंडिडेट 12th क्लास में हायर सेकेंडरी, सीनियर कैम्ब्रिज और आईएससी, जो हम लोगों ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की बात की थी, एग्जामिनेशन एंड हैड नॉट ऑफर्ड मैथमेटिक्स, अगर उनके किसी के मैथमेटिक्स ऑफर नहीं हुआ है, फाइनल ईयर विल बी डीम्ड, मान लो उसके वहां पे स्कूल में अगर फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इफ शी हैड स्टडीड मैथमेटिक्स अप टू प्री फाइनल ईयर, तो उस केस में 10th क्लास में उसने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा एंड हैड पास द एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इट वाज एटलीस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब कहने का ये है कि 10th क्लास में उसने मैथमेटिक्स तो कम से भी कम पढ़ी ही हो, ठीक है। अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट हैज दिस इंटरव्यू के टाइम पे वो सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाएगा। दूसरा केस क्या है? कैंडिडेट जिसने की मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ी है, ठीक है, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बट हैड सब्सिक्वेंटली पास्ड इन मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आईएससी बीएससी एग्जामिनेशन इज आल्सो एलिजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, किसी बच्चे ने अगर 10th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि कई स्कूल्स में ऐसे रूल्स हैं जहां पे आपके पास ऑप्शनल होता है वो सब्जेक्ट, उस केस में आईएससी या बीएससी में उसने मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा हो तो भी वो बच्चा एलिजिबल होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो यहाँ पे इंडिया की हम बात करें टोटल 145 सीट्स होती हैं, 115 बॉयज की होती है, 30 सीट्स फॉर गर्ल्स, राइट। उसके बाद में 5 सीट्स की जो हमने बात की थी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है, और 145 में से अप टू 10 सीट्स हमारी जो होती है वो रिजर्व होती है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। उसके बाद में नीट यूजी को क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। इस कॉलेज में
आने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, एमसीसी पे जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना बच्चों, तो उस केस में इसके लिए अलग से कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता है। जब आप काउंसलिंग करते हैं उसी टाइम पे आपके पास में एक ऑप्शन आता है, तो उस केस में आपको एएफएमसी पे टिक करना होता है कि आप एएफएमसी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उस टाइम पे आपको टिक करना होता है, दैट्स इट। अलग से कोई काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा जाता है। फिर उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है और ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके नीट रोल नंबर के साथ में उनके नेम आ जाते हैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली ये करते हैं 1880, ठीक है, जिसमें से लगभग 1490 मतलब 1500 के आसपास बॉयज होते हैं और 400 के पास 390 गर्ल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी डेट चेंज नहीं होती है, कोई ऐसा एंटरटेन उनको नहीं किया जाता है अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ना हो। तो आपको जो डेट मिल गई है इंटरव्यू के लिए, प्लीज आप उसके लिए बहुत केयरफुल रहें और आप अपने टाइम पे वहां पे पहुंचे। टॉयलर और पैट का जो एग्जाम होता है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि टोटल 40 एमसीक्यूज आते हैं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट होता है और इसमें सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस 40 एमसीक्यूज होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दैट मींस 80 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। TOELR जो आपका एग्जाम होता है, 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। एंड ये जो पेपर है 40 क्वेश्चंस का वो आपको 30 मिनट्स में देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है 40 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दैट मींस ओवरऑल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग और ओनली 30 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है, दैट मींस आपके पास में 1 मिनट भी नहीं है। फिर उसके बाद में टॉयलर मार्क्स विल बी एडेड टू द नीट स्कोर टू द गिवन फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर। ये इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे ये आपके फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे ऐड किए जाएंगे, ठीक है। नीट के एग्जाम में जो नंबर आए उसमें ये ऐड ऑन होंगे। उसके बाद में जो इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। किस चीजों से रिलेटेड होगा, जनरल अवेयरनेस उसमें आपसे पूछ सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में किन बच्चों को वेटेज मिलेगा, जो कि स्पेशली एनसीसी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस लेवल पे, जो कि आर्मी पर्सन्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स के बच्चे हो सकते हैं, जेसीयूज के, ओआर के, मतलब वहां पे जो अलग अलग रैंक्स होती है आर्मी में, उन सब के बच्चों के लिए यहाँ पे उनको वेटेज मिलता है, एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। देन उसके बाद में जो फाइनल मेरिट निकलती है वो किसके बिहाफ में निकलती है, रिटन एग्जामिनेशन जो आपका नीट में स्कोर आया उस पे, इंटरव्यू के मार्क्स पे जो 50 मार्क्स के हमने बात की, ठीक है, और उसके बाद में टॉयलर आपका कितने था, 80 मार्क्स का पेपर था। तो इन सबको ऐड करके जो फाइनल आपके मार्क्स आते हैं उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। पैट की जो हमने बात की साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट वो लेते हैं कि आप कितना मेंटली कितना अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर्स दे पाते हैं, और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आई होप टॉयलर और पैट से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई हैं। नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही है, उसके अलावा इन दोनों चीजों को भी आपको क्वालिफाई करना है, प्लस आपको इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना है क्योंकि उसके 50 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है afmcdg1d.gov.in पे आप जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है तो आपको सारी चीजें ओरिजिनल चाहिए होती है, जैसे कि मार्कशीट्स, आपका एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से संभाल के रखना है बच्चों। जैसे हम 23 की बात कर रहे हैं तो 23 के सारा आपका एडमिट कार्ड, अगर हम यहाँ पे 24 की बात करेंगे तो आपका 24 जो भी एग्जाम दोगे उसका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, उन सब चीजों को संभाल के रखना है, ठीक है। आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इन सब चीजों को संभाल के रखना है क्योंकि ये सब ओरिजिनल आपसे वहां पे मांगे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एसएससी ऑफिसर्स और पीसी ऑफिसर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे 100% लिए जाते हैं एएफएमसी में, उसमें से क्या होता है 50% जो बच्चे होते हैं,
ठीक है, उनको एसएससी के लिए मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, और पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन। तो 50-50% बच्चों को लगभग यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है पीसी ऑफिसर्स के लिए, और 50% बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है 7 इयर्स की सर्विसेज के लिए। और फिर उसके बाद में आपकी सर्विस कैसी है वहां पे जाने के बाद में उस पर भी डिपेंड करता है कि आप बाद में जाके पीसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं मैम एसएससी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब क्या है। ये दो तरीके से उनको बाइफरकेट कर दिया है कि जो भी हमारे पास बच्चे होंगे 50% बच्चों को हम परमानेंट लेंगे, 50% बच्चों को हम थोड़े टाइम के लिए लेंगे। अगर उस थोड़े टाइम के लिए अगर आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है आपको पीसी में भेज दिया जाए, या फिर आप ही की चॉइस है कि मुझे कुछ टाइम नहीं करना, उसके बाद मुझे सिविल में करना है। सो इट्स अप टू यू, और डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स और आपने जो भी वहां पे एमबीबीएस के टाइम पे परफॉर्म किया उन सारी चीजों के बाद में ये ऑप्शन आपको मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि आप यहाँ से अगर एक बार यस कर देते हैं तो उसके बाद में यहाँ का बॉन्ड बहुत भारी है, दैट इज 65 लाख रुपीस। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है बच्चों, जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि फिर बाद में भारी पड़ सकता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे मिलती है। हॉस्टल कंपलसरी होता है वहां पे जाने के बाद में। मैसेज जो आपका मेस होता है वहां पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वहां पे फूड ले सकते हो, और बहुत सारे स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं जैसे कि हॉस्टल मिलता है, उसके बाद में कंप्लीट राशन मिलता है, आपको थर्ड एसी मिल जाता है। जैसे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो जब भी वेकेशन के लिए आपको कॉलेज से घर जाना है या वापस आना है तो उस केस में आपको AC3 का आपको वारंट कार्ड मिल जाता है। AC2 टीयर का आपको कब मिलता है, जब आप कमीशन हो जाते हैं, मतलब आप जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे आपको सेकंड AC के वारंट मिल जाते हैं रेलवे से। ठीक है, उसके बाद में बुक्स और इक्विपमेंट्स के लिए 4000 रुपए आपको मिलते हैं। देन उसके बाद में स्टेशनरी अलाउंस आपको मिलता है 1120 रुपीज का, 140 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है आपको 6000 पर ईयर। उसके बाद में हेयर कटिंग के लिए मिलते हैं, वॉशिंग अलाउंस, मतलब ऐसे बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि आपको वहां जाने के बाद में मिलते हैं। नो डाउट तो आप का अगर दिल में पैशन है ना बच्चों इंडियन आर्मी के लिए तो ये बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, सो बट पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटीज बहुत अच्छी, आपको एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग बना देते हैं वहां पे, क्योंकि इतना माहौल इतना अच्छा होता है ना कि आप अपने आप वैसे बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। उसके बाद में और वहां पे क्या क्या है, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वहां पे। स्पोर्ट्स के लिए देखो आप क्रिकेट, टेनिस, स्क्वैश, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, इन सब की फैसिलिटीज है। आपकी जो चॉइस है आप खेलो, मस्त रहो आराम से और मेडिकली फिट रहो। ठीक है, उसके बाद में मूवीज के लिए ऑडिटोरियम होते हैं, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो वैसे ही वहां पर भी सिनेमा हॉल होता है आपका। उसके बाद में जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वहां पे आपको उसकी सर्विसेज मिलती है। डेंटल से रिलेटेड है, आपका पर ईयर मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है। एंड आपको मई जून के टाइम पे 2 to 3 वीक्स के लिए आपको वेकेशंस मिलेगी, एंड सिमिलरली दिसंबर टू जनवरी में भी आपको 2 to 3 वीक के लिए आपकी वेकेशंस मिलने वाली है। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बाद में यहाँ से डिग्री करने के बाद, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जैसा मैंने बोला था कि 50% जो बच्चे होते हैं बच्चों उनको पीसी अलॉट किया जाता है, 50% बच्चों को एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 7 इयर्स के लिए, पीसी मतलब परमानेंट कमीशन, हमेशा के लिए आप अपनी सर्विसेज अगर आर्मी में देना चाहते हैं तो। उसके बाद में जैसे ही आपकी 4.5 साल की डिग्री कंप्लीट होती है, ठीक है, उसके बाद में आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज ये बेसिक पे है 56,000, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कैडेट बोलते हैं, कैडेट के बाद में आपका लेफ्टिनेंट होता है जो आपको 1 ईयर तक ये मिलने वाला है, और इसके साथ में और भी बहुत सारा एड ऑन आपको मिलती है। ठीक है, ये तो बेसिक पे है सिर्फ। उसके बाद में कैप्टन आपको की पदवी मिलती है, ठीक है, और उसकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद में आप मेजर बनते हो, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो कब बनते हो, आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस एज कैप्टन। उसके बाद में 7 साल बाद में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, और फिर उसके बाद में
आप कर्नल बन जाते हो और आपकी ये तो बेसिक पे है बच्चों, इसमें कितना ऐड ऑन हो जाएगा आप देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा और आपकी कहाँ पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह और मिलते हैं। फिर ब्रिगेडियर आप बन सकते हो, मेजर जनरल आप बन सकते हो, लेफ्टिनेंट जनरल भी आप वहां पे बन सकते हो अगर आप में वो क्वालिटीज हैं। और जैसे ही मेडिकल से आप यहाँ पे निकलते हो तो इतनी सैलरी एकदम से तो कहीं पर भी बाहर आपको मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। सिंपल आपने एमबीबीएस किया है तो जब तक आप पीजी नहीं करते हैं तो इतनी वैल्यू नहीं होती है, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि मुश्किलें वहां भी आती है, ट्रेनिंग बड़ी डिफिकल्ट लगती है, डिसिप्लिन लाइफ में थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आपका पैशन है ना नेशन को सर्व करना, देन इट्स अ बेस्ट कॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू। अब बारी आती है नीट के कट ऑफ की। जी हाँ बच्चों, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों की हमने यहाँ पे बात की है। 19 की हम बात करें 596 फॉर मेल्स एंड फीमेल्स 610 थी। 20 में बॉयज की 618 थी, गर्ल्स की 637 थी, 21 में 609 और 627, देन 22 में 616 और 641। 23 का ग्राफ आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप सबको पता है कट ऑफ बहुत हाई गई थी लास्ट ईयर, आपने देखा था। ऑल्दो एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें तो 705 पे तो क्लोज ही हो गया था। यू कैन इमेजिन 720 में से 705 पे तो क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। तो दैट मींस कट ऑफ तो डे बाय डे इंक्रीज हो ही रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन पेपर ऑल्सो बेटा, कि पेपर पैटर्न आपका कैसा था, तो अकॉर्डिंगली आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आप देखो यहाँ पे गर्ल्स की ज्यादा जाती है, क्यों? क्योंकि गर्ल्स की सीट कम होती है, ठीक है। तो अब आपको गेस करके बताना है 24 में क्या रहेगी। ये वीडियो हमने 2 पार्ट में शूट किया बच्चों, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो आप इसके दोनों पार्ट जरूर देखें। एक वीडियो में हम मेडिकल से रिलेटेड बातें और कुछ एफएक्यूज डिस्कस करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम लोग बाकी सारी डिटेल्स जो कि आपके लाइक उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, कितना उसको पे स्केल मिलता है बच्चे को, और जितनी भी उससे रिलेटेड जानकारी है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक आपको दोनों वीडियोस को कंप्लीटली देखना है। थैंक यू।